अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फ़ैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो इस ऑडियो को लाइक कर दें। अच्छा, स्ट्रेंजली जो कहानी है, जो कि ख्वाजा नासिर साहब की कहानी है, ये 1978 एग्जैक्टली 15 दिसंबर की कहानी है। और ये बताते हैं कि ये उस दौर की कहानी है जिस दौर में मैं महज 19 या 20 साल का था और मैं पंजाब के एक गांव में, या आप कह सकते हैं कि एक छोटे से शहर में रहा करता था। बेसिकली हमारा जो काम था वो दूध का काम था, यानी फार्मिंग का काम था। और अक्सर ऐसा होता था कि रात के 2 बजे 3 बजे हम लोग दूध जमा करना शुरू करते और सुबह के 4-5 बजे, या आप कह सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग से पहले सप्लाई के लिए निकल जाया करते थे। अब क्योंकि उस दौर में हमारे पास बाइक या गाड़ियाँ वगैरह मौजूद नहीं थीं, तो ज़्यादातर लोग पैदल या फिर साइकिल के ज़रिए सप्लाई का काम किया करते थे। इत्तेफाक से मेरे पास एक साइकिल मौजूद थी और अक्सर ऐसा होता कि मैं साइकिल के दोनों तरफ दूध की बाल्टियां लगा के थैलियां उनके अंदर रखने के बाद सप्लाई पे निकल जाया करता था। सर्दियों में मेरी कोशिश होती थी कि रात के 3:30-4 बजे तक निकल जाऊं और सुबह 8 बजे तक सारा काम कंप्लीट करने के बाद वापस आ जाऊं। ज़ाहिर सी बात है, हमारा गांव था, हमारा एरिया था, ये सिटी हमारा सिटी था, इसके चप्पे चप्पे से हम लोग वाकिफ़ थे। हाँ, अलबत्ता ऐसा है कि यहाँ से ज़रा सा बाहर की तरफ जब हम सप्लाई पे जाया करते थे तो जो बीच का एरिया था ये खेतों के दरमियान होता हुआ, यानी ग्रीनरी से होता हुआ दूसरी तरफ बढ़ा करता था। ये जो बीच का हिस्सा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त ही दरख्त मौजूद थे। रात तो दूर की बातें, लोग दिन में भी यहाँ पे आने से या यहाँ से गुजरने से कतराया करते थे। लेकिन मैं बहुत बहादुर था और अपने दौर पे जब मुझे कोई काम करना होता तो मैं पूरी दिल जमई के साथ उस काम को करने की कोशिश किया करता था। हालांकि जो मेरे अब्बू थे या मेरे जो सीनियर्स वगैरह थे वो मुझे कहा करते थे कि भाई, रात में इस तरफ जाने से परहेज़ किया करो। लेकिन मैं डरने वाला नहीं था, ज़ाहिर सी बातें, जवान था और अपने ऊपर भरोसा था और इतनी जल्दी मैं किसी की बातों से डरने वाला नहीं था। तो मैं रोज़ाना अल्लाह का नाम लेके सप्लाई पे जाता और अक्सर ऐसा होता कि मुझे उस एरिया में जाके दूध को सप्लाई करना पड़ता। तो वैसे ही एक रात थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि शदीद सर्दी हो रही थी। रात के तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था और मैं अपना दूध यानी दोनों बाल्टियां इधर और उधर लगा के साइकिल पे सप्लाई के लिए रवाना हो चुका था। बारी बारी जो मेरा नॉर्मल एरिया था वहाँ से गुजरने के बाद जब मैं उस ग्रीन पट्टी में आया जहाँ पे दरख्त ही दरख्त मौजूद थे, तो वहाँ पहुँचते ही मुझे बहुत ज़्यादा ठंडक का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे देखते ही देखते यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मज़ीद गिर चुका है और निस्बतन पीछे के एरिया के मुकाबले में यहाँ पे मुझे सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही थी। यह महज इत्तेफाक था या हकीकत थी, मैं इस बात से आशना नहीं था। खैर, जैसे ही मैंने इस एरिया से अपनी साइकिल को गुजारना चाहा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पहले की निस्बत अब ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। और बात ये थी कि कुछ देर के बाद, यानी कुछ सेकंड्स के बाद, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी साइकिल जाम होना शुरू हो चुकी है, जैसे कि शायद इसकी चेन अटक रही हो या फिर टायर के दरमियान कोई पत्थर या ऐसी चीज़ मौजूद हो जो इस साइकिल के रफ्तार को आहिस्ता आहिस्ता करके कम कर रही थी। अब ये महज इत्तेफाक था या वाकई में ऐसा हो रहा था, ये मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था। ये बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। इसी दौरानिए में जब मैंने अपने लेफ़्ट और राइट पे देखा तो मुझे कॉर्नर ऑफ द आई से किसी के पीछे होने का या फॉलो करने का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे मौजूद है या मुसलसल मुझे फॉलो कर रहा है, या फिर अल्लाह ना करे शायद कोई पीछे मेरी साइकिल के कैरियर के ऊपर बैठा हुआ है।
शायद यही वजह थी कि मुझे ये जो साइकिल की रफ़्तार थी, इसमें एकदम से कमी महसूस हो रही थी और आहिस्ता-आहिस्ता ऐसा लग रहा था जैसे साइकिल के ऊपर एकदम से बहुत ज़्यादा वज़न लाद दिया गया हो। खैर अब की बार जब मैंने पलट के बाकायदा पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक औरत जिसके बाल खुले हुए थे, जिसका चेहरा बेहद काला था और इस कदर काला था कि ऐसा लग रहा था जैसे काला स्याह कोयले जैसा कलर हो। और अजीब बात ये थी कि उस चेहरे पे इसकी जो आंखें थीं वो सफ़ेद रोशनी की तरह, या आप कह सकते हैं कि सफ़ेद कलर की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही थी। एक तो इस कदर काला चेहरा, उस पे इस तरह की सफ़ेद आंखें, और फिर मेरी साइकिल का एकदम से रुक जाना। अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि शायद मुझे काफ़ी अरसे से जिस चीज़ के लिए मना किया जा रहा था, या जो मेरे जानने वाले मुझे कहा करते थे कि रात में इस एरिया में जाने से परहेज़ किया करो, तो यही वजह थी कि मुझे यहाँ पे आने से मना किया जाता था। आप यकीन करें वो इतनी भयानक शक्ल की औरत थी जो कि मेरी साइकिल के कैरियर के ऊपर बैठी हुई थी, और ना सिर्फ बैठी हुई थी, बावजूद इसके कि वो बैठी हुई थी उसके पाँव ना सिर्फ ज़मीन को छू रहे थे बल्कि ऐसा लग रहा था कि इस कदर लंबे उसके पाँव हैं कि ज़मीन को छूने के साथ साथ पीछे की तरफ लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। ह्यूमनली किसी के पाँव इस तरह से इस कदर लंबे नहीं हो सकते। खैर मुझे अंदाज़ा हो चुका था ये जो भी मखलूक है या तो कोई छलावा है या फिर कोई चुड़ैल या पिछल पैरी है जो मेरी साइकिल पे पीछे आके बैठ चुकी है। बस अल्लाह जानता है कि मैंने जैसे तैसे साइकिल के ऊपर से एकदम से जंप मारी है और मेरी साइकिल न जाने कहाँ कैसे जाके गिरी है। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब मैंने जंप मारी तो मैं अपने आप को बैलेंस कर पाया। बस जैसे ही मैं नीचे कूदा, कूदते ही मैंने तेज़ रफ्तारी के साथ वापस भागना शुरू कर दिया। और मेरा ख्याल है कि मैं जिस रफ्तार से या जितनी बरक रफ्तारी के साथ भागता जा रहा था, इससे पहले मैं कभी इस रफ्तार से नहीं भागा था। अल्लाह जानते हैं कि जैसे तैसे गिरते पड़ते जब मैं अपने गांव के एग्जैक्टली उस एरिया में दाखिल हुआ जहां पे मेरा घर मौजूद था, तो मुझे वहां पहुंचने के बाद कदरे सुकून महसूस हुआ। लेकिन मुसलसल मुझे अपने पीछे की तरफ से पायल और घुंघरू की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। यानी अब भी कोई मुझे फॉलो कर रहा था, और जो भी मुझे फॉलो कर रहा था उसने अपने पाँव के अंदर पायल या घुंघरू पहन रखे थे। खैर गिरता पड़ता जब मैं अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, घर के अंदर दाखिल होने के बाद मैं बेहोश हो गया। मुझे याद है कि इस वाक़ये के तकरीबन 15 या 20 दिन तक मुझे शदीद बुखार रहा, मुझ पे दम दरूद किया जाता रहा। तब कहीं जाके 15 या 20 दिनों के अंदर मेरी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता करके बहाल होना शुरू हुई। लेकिन ये बात सच है कि मैंने इस वाक़ये के बाद से अकेले उस एरिया में जाने से, इवन के दिन में भी वहाँ से गुज़रने से तौबा कर ली थी। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। मेरा ख्याल है कि ये जो कहानी है ये 1956-57 की कहानी है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी जो उम्र थी वो आप कह सकते हैं कि 11-12 साल के दरमियान थी। हम लोगों का बुनियादी तौर पे जो ताल्लुक़ था वो ज़िला कसूर से था। लेकिन हाँ, कसूर के अंदर एक छोटे से गांव में हम लोग ना सिर्फ रहा करते थे, बल्कि अक्सर ऐसा होता था कि मोहल्ले के जितने भी बच्चे थे सारे के सारे खेतों में, खेतों के साथ जो एक बड़ा ग्राउंड मौजूद था वहाँ पे जाके खेला करते थे। ज़ाहिर सी बात है, गाँव का जो माहौल था वो एक मुख्तलिफ माहौल था, और शहर की निस्बत वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मौजूद था। लेकिन अजीब बात ये थी, जो मेरे बड़े थे, जो मेरे घर वाले थे, वो शुरू से ही मुझे मना किया करते थे कि रात के औकात में, ख़ास तौर पे शाम ढलने के बाद खेतों की तरफ, ख़ास तौर पे जहाँ पे ये छोटा सा ग्राउंड मौजूद है, उस तरफ जाने से परहेज़ किया करो।
अब इसके पीछे क्या वजूहात थी, कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से हमें वहाँ जाने से रोका जाता था, यकीनन ये अब तक सीग़े राज में मौजूद थे। लेकिन कहते हैं ना कि जिस काम से बच्चों को रोका जाए, बच्चे अक्सर वो काम किया करते हैं। तो वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपने कुछ दोस्तों के हमरा अपने ग्राउंड में, यानी जो हमारे गांव का ग्राउंड था, वहाँ पे खेल रहा था। और खेलते खेलते न सिर्फ शाम ढलना शुरू हो गई, बल्कि शायद मगरिब की अजान को 15 या 20 मिनट गुजर चुके थे। जाहिर सी बात है, इस वक्त तक हमें अपने अपने घरों के अंदर मौजूद होना चाहिए था, लेकिन हम लोग खेल में इस कदर मगन थे कि हमें वक्त के गुजरने का या अंधेरे के होने का एहसास ही नहीं हुआ। अच्छा, अजीब बात यह थी कि गांव के अंदर कुछ इस तरह का माहौल था, ये अभी भी हुआ करता है कि जैसे ही मगरिब हो जाती है या अंधेरा हो जाता है, तो वही जगह, वही गलियां, वही मैदान जो कि आपके लिए बड़े नॉर्मल हुआ करते हैं, वो देखते ही देखते हौलनाक जगहों में या खौफनाक जगहों में तब्दील हो जाया करते हैं। तो वैसे ही कुछ हमारे साथ हुआ कि जैसे ही मगरिब हुई, मगरिब होने के बाद एकदम से अंधेरा हुआ, तो हम जहाँ पे बैठे हुए खेल रहे थे, अब हमें ऐसा लगा कि हमें अपने अतराफ़ में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सारे जंगली जानवर मौजूद हैं जो शायद रो रहे हैं। कभी ऐसा लगता कि औरतें मौजूद हैं जो मुसलसल चिल्ला रही हैं या वो भी रोती चली जा रही हैं। तो शुरू में ये जो आवाज़ें थी वो ज़रा दूर से महसूस हो रही थी, लेकिन जो वक्त गुजर रहा था, वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो आवाज़ें थी ये ना सिर्फ बढ़ती चली जा रही थी, बल्कि अब लग रहा था हमसे 10 या 12 फीट के फासले पे कोई औरत मौजूद है, बल्कि आप कह सकते हैं कि कोई औरतें मौजूद हैं जो मुसलसल बयान कर रही हैं। अल्लाह ना करे कि आम तौर पे जब गांव के अंदर किसी का इंतकाल होता है या इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है, तो गांव में इस तरह के रोने की आवाज़ें गूंजा करती हैं। खैर, जब ये आवाज़ें बढ़ना शुरू हुई तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अब मज़ीद यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, बेहतर है कि हम लोग अपने घरों की तरफ बढ़ना शुरू करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई हादसा रोनुमा हो जाए। ये सोचने के बाद जब हमने अपने अतराफ में जायज़ा लेने के बाद अपने घर की तरफ या उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया जो रास्ता सीधा हमारे घर की तरफ जाया करता था, तो अब हमें ऐसा लगा कि जिस रास्ते से हम अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, अब ये आवाज़ें उस रास्ते से या हमारे आगे से आना शुरू हो चुकी हैं। अजीब बात ये थी कि ये जो आवाज़ें थी ये ना सिर्फ बढ़ रही थी, बल्कि अब लग रहा था कि हमसे 5 या 6 फीट के फासले पे इन खेतों के दरमियान या फिर इन दरख्तों के दरमियान या दरख्तों के ऊपर औरतें मौजूद हैं जो मुसलसल बहन करती चली जा रही हैं। अब एक दिल कह रहा था कि आगे बढ़ें, एक दिल कह रहा था कि ये रास्ता छोड़ के ये जो थोड़ा लंबा रास्ता है जो कि पीछे की तरफ से हमारे घर की तरफ जाया करता है, उस रास्ते को इख्तियार किया जाए। अभी इस दौरानिए में कि जब हम फैसला कर पाते, हमें ऐसा लगा कि हमारे सीधे हाथ की तरफ जो एक बरगद का दरख्त मौजूद है, उन दरख्तों में से या उन दरख्तों के पत्तों में से कोई हल्की सी आवाज़ सी आना शुरू हुई है। अब ऐसा लग रहा था बहुत सारी औरतें हैं जो दरख्त के ऊपर मौजूद हैं और शायद किसी मौजू पे बहस कर रही हैं। खैर, इसी दौरानी में जब हमने एग्जैक्टली उस दरख्त की तरफ देखा तो वाकई में ऐसा लगा कि दरख्त की शाख के ऊपर 4 या 5 औरतें जिन्होंने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है, वो ना सिर्फ सारी की सारी औरतें उस दरख्त की शाख के ऊपर बैठी हुई हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो हमें कुछ अजीब तरीके से देखती चली जा रही हैं। हालांकि तकरीबन अंधेरा हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उनके जो चेहरे थे वो इस कदर सफ़ेद थे कि उनको बआसानी देखा जा सकता था। सबसे हैरान कुन और अजीब बात ये थी कि इन सफ़ेद चेहरों के दरमियान जो आंखें मौजूद थीं, ऐसा लग रहा था कि आंखें नहीं हैं बल्कि लाल अंगारे हैं जो कि मुझे दिखाई दे रहे थे। अच्छा, जहाँ तक मेरे दोस्तों का ताल्लुक़ है तो उन्होंने बस ये महसूस किया था कि कुछ औरतों के बातें करने की न सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं बल्कि उनके होने का, करीब होने का एहसास हो रहा है। खैर, मैंने अपने दोस्तों को आगाह किया। मैंने कहा कि उस दरख्त के ऊपर कुछ इस तरह की औरतें बैठी हुई हैं जिनकी आंखें लाल हैं, फिर लाल शोलों की तरह चमक रही हैं। अब ये सुनते ही जो हमारा सबसे बड़ा दोस्त था वो एकदम से मुड़ा और उसने बजाय इसके कि हमें भी बोलता, एकदम से भागना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, जब हमारे दोस्त ने एकदम से वापस भागना शुरू किया तो मैं भी उनके पीछे भागने लगा।
और अब हम सारे के सारे जो दोस्त थे, इन तमाम लोगों का जो रुख था वो दूसरे रास्ते के ज़रिए अपने घरों की तरफ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि हमें मुसलसल ऐसा लग रहा था जैसे हमें फॉलो किया जा रहा है। शुरू शुरू में कदमों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ ये जो कदमों की आवाज़ थी, ये अब ऐसा लग रहा था पायल या घुंघरू की आवाज़ में तब्दील हो चुकी है। ये जो सफ़र था, जो कि मुश्किल से 10 या 15 मिनट का सफ़र था, और अगर आप भागने की बात करें तो मुश्किल से 5 या 6 मिनट का रास्ता था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों और सदियों के सफ़र में न सिर्फ तब्दील हो चुका है, बल्कि शायद ये जो सफ़र था ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा नहीं था कि हमारे गांव में, हमारे इलाके में इस तरह के किस्से, इस तरह की कहानियां हमने इससे पहले नहीं सुन रखी थी, लेकिन ऐसा ज़रूर था कि अब हमें यकीन हो चला था कि हमें जो भी फॉलो कर रहा है उसने पायल और घुंघरू पहन रखे हैं। खैर, जैसे तैसे करके जब हम सारे के सारे दोस्त अपने गांव, अपने एरिए, अपनी गली में पहुंचे, और जब वहां पहुंचने के बाद हमने पलट के पीछे की तरफ देखा, तो हैरान कुन बात ये थी कि हमारे पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। आप यकीन करें कि इस वाक़े के बाद तकरीबन 15 या 20 दिन तक हम सारे के सारे दोस्त ना सिर्फ बीमार रहे, बल्कि इसके बाद से हमारे घर वालों ने, ख़ास तौर पे गांव के जितने भी बुज़ुर्ग थे, उन तमाम बुज़ुर्गों ने तमाम बच्चों पे मगरिब के बाद बाहर निकलने पे ना सिर्फ पाबंदी लगा दी थी, बल्कि बाकायदा हम तमाम दोस्तों को, बच्चों को मॉनिटर किया जाता था।